प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आप बड़े मज़े में होंगे, अच्छे से होली को एंजॉय कर रहे होंगे। होली के साथ साथ प्यारे बच्चों, आपकी जो वार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं उसकी भी आपको तैयारी करनी है। तो मैं आज एक सैम्पल पेपर के 8वीं क्लास का विज्ञान का लेकर के आया हूँ। जो बच्चे चैनल को देख रहे हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में है प्रश्न नंबर 1, राइजोबियम जीवाणु फलीदार पौधों की खालिस्तान में पाया जाता है, जड़ में, तने में, पत्ती में, फूल में। तो प्यारे बच्चों कहाँ पाया जाता है? जड़ के अंदर पाया जाता है। आगे, निम्न में से कौन सा असंपर्क बल का उदाहरण है? प्रश्न नंबर 2, तो प्यारे बच्चों असंपर्क बल वो होता है जो बिना संपर्क के लगना शुरू हो जाता है। जैसे चुंबक चुंबक को आकर्षित करती है या लोहे को आकर्षित करती है। तो जैसे कोई पेड़ से फल टूट के नीचे गिरता है तो पृथ्वी के द्वारा जो लगाया गया बल है, स्थिर विद्युत बल है, ये असंपर्क बल है। तो घर्षण बल क्या है? दो सतहों के संपर्क में आने से लगता है। पेशीय बल भी संपर्क में आने से लगता है। तो यहाँ पर असंपर्क बल का उदाहरण पूछा है तो कौन सा हो जाएगा? चुंबकीय बल हो जाएगा। आगे है प्यारे बच्चों, रेशों के प्रकार हैं। तो प्राकृतिक रेशे, कृत्रिम रेशे, ए और बै दोनों, कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों ए और बै दोनों हो जाएंगे। प्राकृतिक भी होते हैं और कृत्रिम भी होते हैं, दो प्रकार होते हैं रेशों के। आगे है, मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो प्यारे बच्चों जोड़ी अगर पूछे तो 23 पाए जाते हैं, अगर संख्या अगर पूछ ले तो 46 हो जाएगी। ठीक है। आगे है प्यारे बच्चों, मछली में खालिस्तान निषेचन होता है, बाह्य होता है, एक आंतरिक होता है। तो मछली में बाह्य निषेचन होता है। आगे है, वृक्ष खालिस्तान रोकने में सहायक हैं। तो प्यारे बच्चों अगर वृक्ष लगाएंगे हम तो मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, डेसिबल किसके मापने की इकाई है? ध्वनि की, घर्षण की, ताप की, ऊर्जा की। तो प्यारे बच्चों डेसिबल जो है ध्वनि मापने की इकाई है। वायु में दहन के लिए आवश्यक गैस ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो आप सभी को पता है कितनी प्रतिशत होती है? 21%। कौन सी गैस अत्यंत विषैली गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन। तो प्यारे बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है एक विषैली गैस है। अगर वो हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में चली जाए तो हमारे खून के हीमोग्लोबिन के साथ मिल करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है जो कि विषैला है, जिससे इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। ऑक्सीजन वाहक क्षमता इसमें घट जाती है। आगे जीवाश्म ईंधन नहीं है, बायोगैस नहीं है, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोलियम। तो यहाँ पर बायोगैस जो है वो जीवाश्म ईंधन नहीं है। एलपीजी भी जीवाश्म ईंधन है, सीएनजी भी जीवाश्म ईंधन है और पेट्रोलियम भी जीवाश्म ईंधन है। सबसे अधिक रात्रि के आकाश में चमकीला तारा है? तो बुध, शुक्र, सूर्य, मंगल। तो यहाँ पर शुक्र जो है ग्रह है, लेकिन उसको सबसे चमकीला तारा हम मान सकते हैं, सबसे चमकीला ग्रह है। तो प्रश्न में पूछा गया है उस हिसाब से हम इसका आंसर दे सकते हैं। सामान्य नेत्र की सुविधाजनक दूरी है? तो प्यारे बच्चों सामान्य नेत्र की सुविधाजनक दूरी होती है 25 सेंटीमीटर की दूरी से हमें पढ़ना चाहिए। आगे, आंख में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, ये सत्य है या असत्य है? तो ये तो सत्य बात है, सत्य पे क्लिक करेंगे। आगे है, एलपीजी का पूरा नाम संपीड़ित प्राकृतिक गैस है, तो ये सीएनजी का होता है, तो असत्य हो गया, इस असत्य पर क्लिक करेंगे। आगे है, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है, तो ये सत्य है। क्या है? सत्य है, तो इस सत्य पर क्लिक करेंगे। परागकण पराग कोश में बनते हैं, ये भी सत्य बात है, तो सत्य पर क्लिक करेंगे। आगे है प्रश्न नंबर 17, बल क्या है वह बल के प्रभाव क्या है? तो प्यारे बच्चों किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। बल के क्या प्रभाव हैं? बल के कारण से किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन ला सकते हैं। तो ये आप परावर्तन के नियम क्या हैं? तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि परावर्तन किसे कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार सतह से टकराती हैं, जैसे ये, तो ऐसे टकराई और इससे टकरा के ऐसे लौट गई, तो इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। और यहाँ पर जिस बिंदु पर टकराती है वहाँ पर 90 डिग्री का कोण खींच दें तो ये तीन किरणें यहाँ पर, जैसे आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब,
ये एक तल में होते हैं, और ये जो कोण बन रहा है आई और ये कोण जो आर बना है वो बराबर होते हैं। तो आप ये याद कर लेना, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आगे है प्यारे बच्चों, आपको करना है हाइड्रा में जनन कैसे होता है आपको बताना है। तो हाइड्रा में क्या होता है, एक साइड से शरीर के उबार निकलना शुरू हो जाता है, जिसे मुकुल कहते हैं। मुकुलन विधि से जनन होता है। अगर इसकी जगह अमीबा का पूछ ले तो अमीबा का कर सकते हैं, प्लाज्मोडियम का पूछ ले तो प्लाज्मोडियम का कर सकते हैं। तो कोई भी इस तरीके से पूछा जा सकता है। आगे है मशीनों के पुर्जों में ग्रीस या तेल क्यों लगाए जाते हैं। तो मशीनों के पुर्जों में ग्रीस या तेल जो होता है घर्षण बल को कम करने के लिए लगाए जाते हैं, ताकि मशीनों के पुर्जे घिसे ना, आसानी से काम करे। आगे है तारामंडल किसे कहते हैं। तो तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। खरीफ व रबी की फसलें किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, खरीफ में 3 अक्षर हैं, तो गै रैमी गर्मी से जोड़ लो, जो गर्मी में यानी ग्रीष्म काल में बोई जाती है। रबी को शीत से जोड़ लो, सर्दी की ऋतु में बोई जाती है। जीवाणु के लाभ लिखो। तो जीवाणु के जैसे एक लाभ मैं यहाँ बता दूँ, जैसे लैक्टोबैसिलस जीवाणु है, दूध को दही में बदलने के काम आता है। तो इस तरीके से हम जीवाणुओं के बहुत सारे लाभ हैं जो आप लिख लेंगे, याद करेंगे। खाद व उर्वरक में अंतर लिखें। तो प्यारे बच्चों, खाद जो है वो कार्बनिक है, उर्वरक जो है वो अकार्बनिक है। खाद प्राकृतिक रूप से तैयार होती है, उर्वरक फैक्ट्रियों में तैयार की जाती है। तो खाद जो है उसमें पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है। उर्वरक जो होती है वो किसी विशेष पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए ही काम में ले जाते हैं। खाद जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, जैविक खाद और अजैविक खाद। तो खाद या उर्वरक कहते किसे, अगर परिभाषा भी अगर आपको याद करनी हो तो क्या, जमीन में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए जो हम डालते हैं वो क्या कहलाते हैं, खाद या उर्वरक। आगे है पादप व जंतु कोशिका में चित्र बनाकर अंतर बताओ। तो पादप व जंतु कोशिका के चित्र को आपको बनाना सीखना है। और आपको पता है पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। पादप कोशिका में क्या होता है, केंद्रक जो होता है वो परिधि के पास होता है, और जंतु कोशिका में केंद्रक बीच में होता है। पादप कोशिका में हरित लोक पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में हरित लोक नहीं पाए जाते। पादप कोशिका में रिक्तिकाएं बड़ी होती हैं, जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं बड़ी नहीं होती। तो ये आगे है ज्वाला के विभिन्न भागों को दर्शाइए। तो प्यारे बच्चों, ज्वाला जो है वो दहन और ज्वाला वाले चैप्टर में आप मोमबत्ती की ज्वाला का अध्ययन कर सकते हो। मोमबत्ती की ज्वाला के भागों के नाम देख लेना, सबसे बाहरी भाग, बीच का भाग और सबसे अंदर का भाग आंतरिक। सबसे बीच का जो भाग है, सबसे बाहर वाला जो होता है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है, और सबसे अंदर वाला आंतरिक होता है वो सबसे कम गर्म होता है। वनोन्मूलन क्या है, 2 हानि भी बताओ। वनोन्मूलन क्या है, 2 हानि भी बताओ। तो वृक्षों की अंधाधुंध कटाई ही वनोन्मूलन है, और वनोन्मूलन के वृक्षों की कटाई की हानि आपको पता ही है, तो याद कर लेना। आगे यौनारंभ क्या है, यह कब से कब तक की अवस्था है। तो प्यारे बच्चों, वह अवस्था जिसमें जनन परिपक्वता होती है यौनारंभ कहलाता है। यह कब से कब तक होती है और इसमें क्या क्या बदलाव होते हैं आप याद कर लेना। आगे है प्लास्टिक वरदान या अभिशाप लिखो। आगे है प्रश्न नंबर 30, निम्न पर नोट लिखो। कोशिका द्रव्य पर, कोशिका केंद्रक पर। तो इसमें पहला 2 नंबर का, 3 5 नंबर का प्रश्न है। आगे धातुओं या धातुओं के भौतिक गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट करें। तो प्यारे बच्चों, ये जो 31 प्रश्न हैं, आप इन प्रश्नों को अच्छे से सुने, देखें और याद करें। ऐसा ही एक पेपर में और लेकर के आऊँगा ताकि आपकी पेपर की तैयारी अच्छे से हो सके। धन्यवाद।